यस। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको उसके लिए वेजेस मिल रहे हैं, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने क्या बताया था? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अगर किसी काम को 2 लोग कर सकते हैं और 4 लोग लगे हैं, ठीक है? इसको क्या कंडीशन बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयड। वर्कर्स लगे हुए हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, पर काम 2 ही लोग का है। इसको कहते हैं अंडर, उनका अंडर यूटिलाइजेशन। जैसे मैं साल भर काम कर सकता हूँ, ठीक है? मैं 12 महीने काम कर सकता हूँ, बट खेती में मुझे केवल 4 महीने काम है। पर वो 4 महीने काम करने के लिए मैं पूरे 12 महीने एंगेज्ड हूँ, मैं कुछ और नहीं करता। अगर जैसे मैं पूरे खेत से साल में 1 फसल लेता हूँ, एक फसल को लेने में मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं। उसकी शोइंग से, हार्वेस्टिंग से, कल्टीवेशन से, सब में 3 महीने लगते हैं। मान लो मैं 2 फसल भी लेता हूँ, तो 6 महीने हो गए। बट मैं उसके अलावा कुछ और काम नहीं करूँ, उसके अलावा मैं कुछ और काम नहीं करूँ, तो मुझे कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयड। क्योंकि मैं अपने क्षमता के अनुसार मैं कितना काम कर सकता हूँ, पूरे 12 महीने काम कर सकता हूँ, 8-8 घंटे काम कर सकता हूँ, 10 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल 8 महीने काम करता हूँ और मुश्किल से 1 दिन में 4 घंटे काम करता हूँ। इसका मतलब मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। दूसरी टाइप की हमने एम्प्लॉयमेंट सीखी थी, जिसको हम कहते थे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक काम को एक आदमी कर सकता है और उसको करने के लिए 4 लोग लगे। क्यों 4 लोग लगे? क्योंकि करने के लिए कुछ और काम नहीं है। तो कहने के लिए वो एंगेज्ड है, बट उनका ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो दिखता नहीं है। दिखने को तो लगेगा सब लोग काम करते हैं, बट कैसा है? डिसगाइज्ड, छुपे हुए रूप में वो कैसा है? अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं। फिर आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कि डेवलपमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना? हाउ वी कैन क्रिएट, यहाँ से हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ठीक है? अभी ये गांव की बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, सेकेंडरी की बात हो रही है, टर्सरी की बात हो रही है। अब हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया गया इस चैप्टर में। लक्ष्मी एक वर्कर है, मतलब एक फार्मर है, जिसके पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट है। सर, अंडर और डिस्गाइज्ड में फर्क क्या है? अंडर मतलब मैं पूरे साल काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, पूरे 12 महीने काम कर सकता हूँ, ठीक है? बट मेरी खेती में 2 ही फसल होती है, पर जो ये 2 फसल होती है उसके लिए 6 महीने काफ़ी होता है। तो मैं 6 महीने ही एक्चुअल में काम करता हूँ, मैं 6 महीने आराम करता हूँ। इसको कहते हैं मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ, मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट हूँ। डिस्गाइज्ड मतलब होता है काम एक आदमी का है, उसके लिए 4 लोग लगे हैं, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? अभी एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करती है, वो हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। लक्ष्मी का एग्जांपल लेते हैं। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट है, जो अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, मतलब उसके पास वेल नहीं है, उसके आसपास नहर भी नहीं जहाँ से उसको पानी मिले। वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करती है, अपनी 2 हेक्टेयर की खेती पर। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे-कैसे क्रिएट कर सकती है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको थोड़ा पैसा दे सकती है। बैंकिंग से तो वहाँ पर बैंक एस्टेब्लिश कर सकती है, या बैंक से उसको क्या कर सकती है, उसको लोन दिला सकती है ना? गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी ऑन बैंक एंड प्रोवाइड वॉल वॉल, ठीक है? और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट पैसा देके उसके घर के पास एक कुआँ खुदवा सकती है, वेल, जिससे पानी निकलता है, बोरिंग जिसको आप बोलते हो, बोरिंग करवा सकती है। अब जब उसके घर के पास बोरिंग होगा, तो वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया, उसको पैसा दिया, या उसको बैंक से पैसा दिलवाया। उसने क्या किया, एक वेल खुदवा दिया। उससे क्या होगा, वो अब अपनी फसल, अपनी खेती बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, मतलब आप उसको सीज़नल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी शेफाली वही है कि हमारी जितनी क्षमता है, हम उतना ही उसको, मतलब एक अलग फॉर्म में आप उसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। डिसगाइज्ड मतलब 4 लोग काम कर रहे हैं, एक काम एक का ही है। उसको कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट हम इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर भी लगा सकते हैं कि मैं अकेला 12 घंटे काम कर सकता हूँ, बट मेरे पास काम ही नहीं करने को, मेरा काम 2 घंटे में हो जाता है। मैं 12 घंटे कुछ नहीं करता, इसका मतलब मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पैसा दिया, उसने इरिगेशन के लिए वेल खुदाई किया। अब क्या कर सकती है, लक्ष्मी अपनी जगह पे खेती कर सकती है, और अगर उसके पास अब पानी की फैसिलिटी होगी, वो क्या कर सकती है, सेकंड क्रॉप ले सकती है। पहले बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो एक ही फसल ले पाती थी,
अब उसने अपने घर के पास में खेत में अपना एक वेल खुदा लिया, अब वो दूसरी फसल भी ले सकती है। ठीक है जी। अब उसने जो फसल पे काम किया तो उसको उसको 1 हेक्टेयर में करने में 50 दिन लग जाते हैं मान लो। 50 दिन में अपना सब कुछ काम कर ले, मतलब मोटा-मोटा 2 से 3 महीने में उसका पूरा काम हो जाता है। फिर क्या कर सकती है? वो दूसरी फसल ले सकती है। ठीक है? वो दूसरी जगह पे क्या करेगी? अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को उस पे खेती करना वो 1 हेक्टेयर पे व्हीट उगाएगी। उस पे अकेले काम करेगी तो 3 महीने काम कर सकती है। और क्या करेगी? अपनी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनको दूसरे वाली जगह पे जो 1 हेक्टेयर ज़मीन बचा है, फैमिली को बोलेगी भाई तुम इस दूसरी जगह पे काम करना स्टार्ट करो। इससे क्या हुआ? उसकी बाकी फैमिली के मेंबर भी कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये कब हुआ? जब उसने अपने खेत में एक कुआँ खुदा दिया। गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसने एक वेल खोद दिया। और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है? अब गवर्नमेंट ने क्या किया? उसके घर के आसपास एक नया डैम बनाना स्टार्ट कर दिया। नया डैम बनाया, कैनल कंस्ट्रक्ट किया, तो जब डैम बनेगा और कैनल कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसको वहाँ भी काम मिल सकता है। अब देखो खेती में तो कितने महीने एंगेज है? 3 महीने व्हीट की फसल लेगी और 3 महीने रबी की फसल लेगी। तो 6 महीने तो बिज़ी थी, अब 6 महीने फ्री है। अब जब गवर्नमेंट बोलेगी चलो हम कैनल्स डिग करते हैं, हम डैम बनाते हैं, उसको देखो बाद में और भी काम मिल सकता है। ठीक है? इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है? इससे प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म होता है। वो पहले 6 महीने बिज़ी थी, अब वो 12 महीने बिज़ी हो सकती है। क्यों? वो डैम कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकती है, वो कैनल डिगिंग में हेल्प कर सकती है। अब इससे क्या होगा? लक्ष्मी जैसे बाकी फार्मर्स भी ऐसा कर सकते हैं। अब पहले लक्ष्मी एक ही फसल लेती थी, अब उसने 2 फसल लेना स्टार्ट किया। इसका मतलब अब उसके पास सरप्लस है। उसके पास क्या है? अमाउंट सरप्लस है। तो जब अमाउंट सरप्लस होगा, उसकी नीड से ज़्यादा होगा, उसको बेच सकती है मार्केट में। अब मार्केट को बेचने के लिए क्या चाहिए उसको? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी इन्वेस्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन पे, रोड बनाने में हेल्प करेगी और क्या करेगी? वो स्टोरेज हाउस बनाएगी, जहाँ पर लोग अपनी फसल को जमा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करेगी, रोड वगैरह बनाएगी। इससे क्या होगा? बाकी फार्मर्स जब डैम डैम का काम खत्म हो गया, आपके कैनल का काम भी खत्म हो गया, अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू हो गया है, रोड बनाने का काम स्टार्ट हो गया है। जब रोड बनाएँगे तो क्या है? कई सारी गाड़ियाँ चलने स्टार्ट होंगी, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में भी रोज़गार मिलेगा। जो लोग पहले 6 महीने काम करते थे, उनको बाकी जगह काम मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया? जो उनके पास एक्स्ट्रा फसल ग्रो हुआ, उसको सेल करेंगे, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा। एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो वो गवर्नमेंट से जो उन्होंने लोन लिया था, उस लोन को चुका सकते हैं। ठीक है? बाकी लोग फार्मर्स लोग जो गाँव के हैं, वो कोई ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेडिंग में बिज़नेस कर सकते हैं। भाई हम यहाँ से सामान लेके जाएँगे, वहाँ बेचेंगे। हम यहाँ से सामान लेके जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको भी कर देंगे। अभी लक्ष्मी की नीड केवल पानी नहीं थी। पानी तो जस्ट एक फैक्टर था जो उसको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसकी और भी नीड है, क्या-क्या है? उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट चाहिए वाटर ड्रॉ करने के लिए। बट वो एक पुअर फैमिली से इसलिए हर चीज़ बोरो नहीं कर सकती है। उसको क्या करना पड़ेगा? किसी मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है? मनी लेंडर से पैसा लेंगे तो क्या होगा? मनी लेंडर बैंक से हमेशा हाई रेट जमींदार लोग जो होते हैं या जो बनिए लोग होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते हैं। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। ये हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। लोकल बैंक से अगर लोन लेगी तो उनको रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पर उस गाँव में बैंक होना चाहिए। बैंक शहर में भी हो सकता है, ठीक है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? कई बार गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको ये सब चीज़ें चीप लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको मालूम है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, अगर आपकी फैमिली में कोई किसान है और उसका किसान कार्ड है, तो गवर्नमेंट उसको 4% के हिसाब से 6 महीने के लिए 2.5 लाख रुपए लोन पे देती है। जैसा बैंक के पास आप जाओगे पर्सनल लोन के लिए, पर्सनल लोन मिलता है 12% से लेके 16% के आसपास। बिजनेस लोन भी उतना ही होता है 12% से लेकर 16%। होम लोन रहता है 7 से 8%। पर अगर कोई किसान अगर खेती के लिए बैंक से लोन लेता है तो गवर्नमेंट केवल 4% पे उसको 2.5 लाख रुपए देती है। तो 4% बहुत चीप अमाउंट होता है। अगर आप उसका 6 महीने कैलकुलेट करोगे मतलब 6 महीने के 2.5 लाख देगी, तो उससे उसको बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, जो भी उसको हेल्प करके वो गवर्नमेंट का पैसा लौटा सकती है। और 6 महीने बाद क्या होता है, वो फिर से 2.5 लाख का लोन उठा सकती है। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम लाती है गवर्नमेंट इनके लिए। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा किसान है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं, मान लो, पर स्टिल अगर उनके नाम पे खेती है, तो वो भी अपनी एग्रीकल्चर वाली ज़मीन पे लोन उठा सकते हैं। इवन वो आर्मी में सर्विस करें तो भी, उनके उनके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए बस। ठीक है? आगे देखिए।
अब उसको फसल के लिए और क्या-क्या ज़रूरत है? यस, अब समझो उनके पास गाँव में अच्छा बीज का फैसिलिटी हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, अब क्या करेंगे? अब वो केवल राइस और व्हीट नहीं उगाएँगे, वो क्या कर सकते हैं? अलग-अलग पल्सेस भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, अच्छा सीड्स भी है, अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। देन दे कैन थिंक ऑफ अदर देन राइस एंड व्हीट। तो वो क्या कर सकते हैं? वो दाल जो पल्सेस होती है उसको ग्रो कर सकते हैं। ओके, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वहाँ पर एक दाल मिल लगा सकती है। ठीक है? दाल को क्या कर सकते हैं? पीस सकते हैं, मतलब उसका क्या कहते हैं ग्राइंडिंग कर सकते हैं, उनको अच्छा एक दाल मिल सेट कर सकते हैं, उनका प्रोसेसिंग हो सकता है, उनको धो के, सुखा के शहर में सेलिंग कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी, तो कई सारे प्रोडक्ट को गाँव वाले क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं और जब समझो सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो उनको हायर प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। और क्या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट कैसे? अगर गाँव के पास में फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ठीक है? फार्मर मतलब ये सब क्या बताया गया है कि गाँव में आप सिर्फ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया? हमने गाँव का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया, जहाँ पर एक किसान के पास छोटी-सी ज़मीन है, ठीक है? वो बारिश के ऊपर टोटली डिपेंड है। अब गवर्नमेंट उसको कैसे-कैसे हेल्प कर सकती है? कैसे हेल्प किया? उसको पहले लोन दिया, उसके घर पे कुआँ खुदा दिया, उसके खेत में, तो वो एक की जगह 2 फसल लेने लग गई। अभी वो 6 महीने बे एंगेज्ड है। अब क्या कर सकती है? रोड बना दिया, तो उसको कंस्ट्रक्शन रोड में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डैम बनाया उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैनल बनाया उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोड कंस्ट्रक्शन किया उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब उन्होंने गाँव में एक बीज केंद्र स्थापित किया, बीज मतलब जो सीड्स मिलते हैं, उन्होंने गाँव में एक फर्टिलाइज़र केंद्र स्थापित किया, जहाँ से गाँव वालों को फर्टिलाइज़र अब गाँव में उनको अगर सब चीज़ें मिलने लग गई, वो एक्स्ट्रा पल्सेस या एक्स्ट्रा ग्रेन्स भी उगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट एरिया पास में हो, हनी कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो समय के साथ देखे जाएँगे, तो धीरे-धीरे देखेंगे, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन था, कोई व्यक्ति पूरे साल भर काम कर सकता था, पर पूरे साल भर काम नहीं कर पा अगर गवर्नमेंट चाहे, तो कई सारी चीज़ें करके वो गाँव वालों को 12 महीने एंगेजमेंट दे सकती है। 12 महीने एंगेजमेंट देने का मतलब है, उनको हर महीने कुछ न कुछ पक्का आएगा। तो उससे अगर किसान केवल खेती के ऊपर डिपेंड होगा, आज की कंडीशन में जो महँगाई के टाइम है, अगर आज की डेट में किसान केवल बारिश के ऊपर डिपेंड होकर खेती करना चाहता है, तभी आप देखो इतने सुसाइड केस होते हैं। सुसाइड का मेन इश्यू क्या होता है देखो, अगर मान लो मेरे पास थोड़ी-सी ज़मीन है और मैं केवल बारिश के पानी पर निर्भर करता हूँ, तो मुझे बीज के लिए पैसा लगेगा, फर्टिलाइज़र के लिए पैसा लगेगा। अब पैसा मुझे बैंक से मिल जाता है, ये तो अभी मिलता है। पहले अभी भी क्या होता है, कुछ लोग बैंक्स का कई बार प्रोसेस लंबा होता है, नहीं मिल पाता। कब होगा अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आपको लोन मिलना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम गाँव के ज़मींदार से लोन लेते हैं। अब गाँव का ज़मींदार जो लोन देता है, ये महँगा देता है। अब उससे क्या होता है मैंने उससे पैसा ले तो लिया, मैं खेती करता हूँ, पर किसके ऊपर डिपेंड करता हूँ? बारिश के। बारिश अच्छी भी आ सकती है, बारिश अच्छी नहीं भी आ सकती। मान लो किसी साल बारिश खराब हो गई या बारिश ज़्यादा हो गई, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाए। अब मैंने जितना पैसा ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊँगा? मैं उसका लोन चुका नहीं सकता। जब मैं उसका लोन चुका नहीं सकता, तो मेरे जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मेरे को 6 महीने बाद फिर से फसल लेनी है। अब मैं दोबारा उसको पैसे माँगने जाऊँगा, भाई मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को कैसे मैं फिर से मेरे को खेती क्योंकि मैं सिर्फ़ खेती के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आपको पैसा देगा, बट पैसा देगा तो साथ बोलेगा, "अब तू पैसा तो चुका नहीं पा रहा है, अब तू क्या कर, मेरे खेतों में काम कर।" और उसके लिए खेतों में काम करने में पैसा नहीं देगा, याद रखना, वो बड़े दुष्ट होते हैं इन मामलों में। तो वो उसका पैसा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रखेगा, बट बोलेगा तू मेरे साथ खेत मेरे यहाँ पर खेतों में काम करना है तभी तेरे को पैसा दूँगा। तो ये आदमी क्या करेगा ज़मींदार किसानों से अपने खेतों में फ्री में काम करवाता रहेगा। ये अपनी फसल उग जाएगा। अब ये छोटी-सी ज़मीन है, उस पर जितनी फसल उगाएगा उसमें अपने खाने-पीने का खर्चा भी निकालेगा साल भर का, है ना? अब उसमें जो पैसा बचेगा उससे वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाता है। वो कभी इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाता। उससे क्या होता है, समय के साथ-साथ में उस किसान के ऊपर ये जो लोन होता है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है, ये लोन पे करने में अनसक्सेसफुल होता है। अब ज़मींदार क्या करता है, पेपर पे साइन कर देता है, अगर तू लोन पे नहीं कर पाएगा, मैं तेरी ज़मीन छीन लूँगा। इसने पेपर साइन करके दिया है। अभी इसकी जो ज़मीन थी वो भी चली जाती है। अब क्या इसका साधन बचा? या तो गाँव में खेती करेगा, हाँ, इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, डीईबीटी, डीईबीटी यस डेब्ट ट्रैप, ठीक है? तो इससे वो फँसता चला जाता है। या तो क्या करेगा अब ज़िंदगी भर क्या करेगा उस ज़मींदार का यहाँ पर नौकरी करेगा, ठीक है? अब क्या करे हो सकता है वो भैया शहर चला जाएगा, सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ पर जाके काम करे। ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पर गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी किसान को
सस्ते प्राइस पे लोन दे, इसलिए बोला 4%। ये 4, जबकि जो किसी एक जमींदार होता है ये 12% 16% तक पे लोन देता है, तो गवर्नमेंट केवल 4% पे लोन देती है। हाँ, अगर फसल खराब हो गई, इसलिए तो किसान लोग बोलते हैं हमारा लोन माफ कर दो, ये तब कंडीशन आती है कि भाई उन्होंने फसल में पैसा लगाया बट बाढ़ की वजह से किसी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तब किसान मांगता है भाई हम तो फसल उगा ही नहीं पाए, फसल उगाई तो पूरी बाढ़ में बह गई, अब हम लोन क्लियर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार पूरा लोन माफ कर देती है। किसान देखो मतलब जमींदार लोन माफ नहीं करता है, पर गवर्नमेंट लोन माफ भी कर सकती है कंडीशन टू कंडीशन। तो काफी सारी चीजें हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इसको किया जाए। चलिए आगे चलते टॉपिक में बहुत कुछ है। और कैसे एम्प्लॉयमेंट देखो, इंडिया में जो एज ग्रुप है 5 से 29, इसमें से केवल 51% जो स्कूल वगैरह जाते हैं। इसका मतलब इस एज ग्रुप में 50% स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? या तो हो सकता है गांव में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी ना हो, है ना, ये हो भी सकता है, अच्छी बिल्डिंग ना हो, अच्छे टीचर्स ना हो, अच्छे स्टाफ ना हो। तो यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ भी कितना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी, तो नीति आयोग जिसको नीति आयोग कहते हैं, उसको पहले कहते थे प्लानिंग कमीशन, इसने एस्टिमेट किया है केवल टीचिंग में, एजुकेशन सेक्टर में आप 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पूरे पूरे क्या कहते हैं पूरे इंडिया को, एकदम आप हिंदुस्तान को आप साक्षरता अभियान देना चाहते हो, एजुकेशन सिखाना चाहते हो, तो 20 लाख टीचर जॉब की वैकेंसी तुरंत क्रिएट हो जाती है। दूसरा और कैसे, हेल्थ कंडीशन, हमारी इंडिया की हेल्थ कंडीशन इतनी सुपीरियर नहीं है। आपको शहरों में तो क्या था, तुरंत आपको एक डॉक्टर मिल जाता, तुरंत हॉस्पिटल मिल जाता, तुरंत एम्बुलेंस मिल जाता, पर गांव में वैसी स्थिति नहीं होती। आप लोग मैक्सिमम लोग गांव से कनेक्टेड हो, आपको कंडीशंस पता है। तो अगर हम डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स को भी अगर रिक्रूट करना स्टार्ट करें या इस लेवल पे जॉब क्रिएट करें, तो लाखों जॉब क्रिएट की जा सकती है। गणेश पाटिल, कुछ मत करो, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज हैं। और आप क्या कर सकते हो, टूरिज्म, अगर आपने वहां पर अच्छे उस शहर के आसपास अच्छे मोमेंटम्स बना दिए, आपने मतलब अच्छे मोमेंटोस बनाए, कुछ क्राफ्ट इंडस्ट्री खोल दी, आपने आईटी पार्क को सस्ते में जमीन दे दिया, या आईटी नहीं छोड़ो और किसी प्रोडक्शन कंपनी को अच्छा सा लोन दे दिया। जैसे हिमाचल में एक जगह है, बहुत छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं बद्दी, चंडीगढ़ से हार्डली 20-25 किलोमीटर दूर है। आपको एक केस बताता हूँ, चंडीगढ़ से हार्डली 20-25 किलोमीटर दूर है, एकदम पहाड़ी इलाका था। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो यहाँ पर फैक्ट्री डालेगा, हम उसको 10 साल के लिए जितने भी टैक्सेस लगते हैं, कई तरह के टैक्स होते हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर लगते हैं, उन्होंने काफी सारे टैक्सेस फ्री कर दिए। उससे क्या हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र की जितनी बड़ी बड़ी आईटी फार्मा कंपनीज थी, सबने वहां पर अपना प्लान डाला। अब क्या हुआ, 10 साल तक तो इंडस्ट्री सेट हो गई, उन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा कमाया। उससे क्या हुआ, लाखों लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ऋतु जाने डाउट, आप हकड़ा कर रहे हो। तो ऐसे गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आईटी पार्क लाती है, इसी तरह के न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्टर्स लाती है, ताकि नए नए रोजगार, क्योंकि देखो सबको मालूम है आज भी इंडिया की 50% ऑफ पॉपुलेशन कहां पर, एग्रीकल्चर में बिजी है। लेकिन क्या एग्रीकल्चर से आप एम्प्लॉयमेंट इतना क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये मल्टीपल टास्क आपको क्रिएट करने ही पड़ेंगे। जिसमें एक इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है, याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका मीनिंग तो राहुल गांधी को नहीं पता, ये रियलिटी है, आपको जानकर खुशी होगी कि आपको पता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मनरेगा। इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, जिसका खेती भी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम तुमको 100 दिन का गारंटेड काम देंगे, 100 डेज का, 365 डेज होते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोलती है आपको 100 डेज का हम आपको वर्किंग देंगे, और उनको पर डे का चार्ज किया था। पर डे इनको शायद कुछ 150, 200 या 300 इनको पर डे मिलता है। और गवर्नमेंट इनको कहाँ का काम देती है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम देती है, कैनल डिगे में काम देती है, जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, ये वहां पर उनको काम देती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा स्कीम है जो चलता है, इसको कहते हैं राइट टू वर्क, कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट ने इस राइट टू वर्क के अंदर सबको 100 डेज का गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसको किसान लोग भी कर सकते हैं, जैसे किसान के पास केवल 6 महीने के लिए काम है और वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट लेना चाहे, वो भी इसमें अंदर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। अगर मान लो किसी एरिया में अगर गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाती है, तो उसको फ्री में, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसको देना पड़ता है वहां के लोगों को। 100 डेज अगर काम नहीं दे पाई तो काम मत दो, पैसा पक्का दो।
ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट का प्रोविजन है करने के लिए, ठीक है। यस, हाँ, फ्री का पैसा, लेकिन गवर्नमेंट काम निकाल लेती है, डोंट वरी। चलिए, कोई डाउट इसमें यहाँ तक? यहाँ तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई शक है तो पूछ सकते हो आप लोग। फिर आगे चलते हैं। और क्लियर? यस। फिर देखो, सेक्टर्स में भी 2 क्राइटेरिया होते हैं। सर, एज लिमिट होता है, मतलब डिपेंड करता है एज लिमिट किसका, आदमी का काम करने का एज लिमिट नहीं होता, ठीक है। अभी ये देखो, सेक्टर्स में भी 2 तरह के वो सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है हम आपको पढ़ के बता देंगे। आपको अप्लाई और स्टूडेंट के लिए बाबू पढ़ाई कर पहले ये 18+ वालों के लिए जिनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। देखो, कांता का एग्जांपल है। कांता एक ऑफिस में काम करती है, उसका 9:30 से ड्यूटी स्टार्ट होता है 5:30 तक, ठीक है। उसको वहां पर रेगुलर सैलरी मिलता है, सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो जो रूल है, पीपीएफ फंड, ग्रेचुइटी फंड सब मिलता है। उसको मेडिकल और अदर अलाउंस मिलते हैं, एचआरएम मिलता है। वो संडे को ऑफिस नहीं जाती, उसकी संडे छुट्टी होती है, वो पेड हॉलीडे होती है, ठीक है। वो जब गई तो उसको ऑफिस में काम मिला। अब इन कंडीशंस में पेड लीव का मतलब होता है, जैसे कि आप किसी जगह जब काम करोगे तो जैसे संडे छुट्टी होती है, एक सेक्टर कैसा होता है इसमें, अगर आप छुट्टी मारोगे, मतलब आपको समझो कोई काम नहीं, जैसे अभी ये मनरेगा देखो, आपने जिस दिन आप काम, गवर्नमेंट ने 100 डेज का प्रॉमिस किया, आपको उसने बोला भाई आपको 100 डेज आना, अगर आप किस दिन नहीं जाओगे उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। पेड लीव का मतलब होता है, हर गवर्नमेंट हर सेक्टर में क्या होता है, जैसे फौज में देखो, फौज में 2 से 3 महीने का पेड छुट्टी होता है। आप 3 महीने फुल छुट्टी रहते तो आपको सैलरी मिलेगा, इसको कहते हैं पेड हॉलीडेज। एक होता है अनपेड, जिस दिन आप नहीं गए उसकी आपकी सैलरी कट जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें कुछ 20 दिन से लेकर 30 दिन का छुट्टी मिलता है, उसमें संडे छुट्टी रहता है या वीक में हॉलीडे मिलता है। किसी किसी कंपनी में 2 दिन छुट्टी मिलता है, उसके लिए उनका सैलरी डिडक्शन नहीं होता, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल है कमल का, ठीक है। कमल क्या करता है, एक वो डेली वेज वर्कर है, मतलब डेली जाएगा तो कमाएगा। वो सुबह दुकान पे जाता है 7:30 बजे, रात को 8 बजे तक काम करता है, नियरली 12 घंटे काम करता है। उसको सैलरी के अलावा कोई अलाउंस नहीं है। अगर वो छुट्टी मारेगा तो उसको कोई उसका सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको कोई फॉर्मल लेटर नहीं है, भाई तू मैंने तेरे को अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ, तू मेरे यहाँ पर आके काम कर। उसको किसी भी दिन बोलेंगे टाटा बाय बाय, तेरी छुट्टी हो गई। तो पहले वाले सेक्टर को कहते हैं, जहां पर कांता काम करती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब वहां पर हर चीज सिस्टमेटिक प्लान है, ये पूरे गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर काम करती है। और कमल जिस सेक्टर में काम करता है उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आपके नीचे ठेले वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, जो ठेले लगा के जितने भी घूमते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, इसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको कोई रेगुलर सैलरी नहीं होता, इनको कोई अलाउंस नहीं होता, जिस दिन काम करने आएंगे उस दिन पैसा कमाएंगे। दुकान के ऊपर जो दुकान दुकान मालिक के साथ में जो लोग काम करते हैं, खासकर छोटी मोटी दुकानों पे, उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो कई तरह के एक्ट काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसलिए कई बार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है इन एक्ट से बड़ा डरती भी है, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कम देते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय को आपको स्किल के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, भाई आपकी स्किल्स इतनी है तो आपको उतना पैसा मिलेगा मिलेगा। पर परमानेंट जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपका स्किल अच्छा है, बट अगर उसने आप उसको पैसा वही देगा जो उसकी इच्छा है, आपको काम करना करो, नहीं करना मत करो। वो आपको छुट्टी का पैसा देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, ठीक है। जो गवर्नमेंट की काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो भी सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर में आता है। अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है, उसको उनको अलग से सैलरी देना पड़ता है। तो बहुत सारे बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलते हैं अगर वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो जितनी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर जो काम होते हैं वो मैक्सिमम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, ठीक है। ओके जी, कोई डाउट इन दोनों चीजों में तो आप पूछ सकते हो, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एनी डाउट? आगे चल सकते हैं भाई, रिप्लाई करो जल्दी, आगे चल सकते हैं। 1 और 0। ओके, चलिए। अभी जैसे अभी हमने देखा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो काफी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पर वर्कर्स को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट उसके लिए क्या सोचती है, ठीक है।
अभी देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसमें जॉब अच्छे होते हैं, बट क्या होता है उसमें एक्सपेंशन कम होता है, उसमें जो नौकरी का जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं परमानेंट होते हैं। सर बट प्राइवेट सेक्टर में नो जॉब गारंटी, हाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब गारंटी नहीं रहता, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा नहीं रहता। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आपको मालिक को आपको नौकरी से निकालना होगा तो आपके लेटर में लिखा होता है भाई 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। किसी किसी कंपनी में 3 महीने का नोटिस होता है, वो दोनों पे लागू होता है। वो कंपनी मालिक के भी लागू होता है और कंपनी एम्प्लॉय भी लागू। अगर मैं जो फैक्ट्री छोड़ के जाना चाहता हूँ मैं एकदम से नहीं जा सकता, मुझे एटलीस्ट 1 महीना वहां बताना पड़ेगा पहले, और मैं 1 महीने वहां काम करूंगा। तब तो वो क्या करेगी, किसी और आदमी को मेरी जगह एम्प्लॉयमेंट करेगी और मेरे को 1 महीने बाद रिलीव कर देगी। तो यहाँ दोनों सेफ होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बेनिफिट्स, मतलब दोनों के अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। पर अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, आप उसको एक दिन में निकाल सकते हो, उसके लिए आपको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला, भाई कल तेरी जगह ये आके काम करेगा, तू जा, तेरी कल से मुझे जरूरत नहीं है। मिठाई की दुकान पे कोई काम करता है, कोई फरसान की दुकान पे काम करता है, पाव भाजी की दुकान पे काम करता है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ऑर्गेनाइज में फिर भी सिस्टमेटिक चीजें प्लान होती है। ठीक है संकेत, नौकरी का खतरा तो बेटा हर जगह है, एक गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के। अब धीरे धीरे वहां भी टाइट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो कंपनियां होती है वो टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, वो लॉज को कई बार फॉलो नहीं करती है। तो क्या करती है वो वर्कर्स को, इसलिए बहुत सारे वर्कर्स को क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम ढूंढना पड़ता है। वहां पर ना तो उनको अच्छी सैलरी मिलती है, ना अच्छे वेजेस मिलते हैं, इसलिए ऐसे वर्कर्स की बहुत ज्यादा काउंटिंग बढ़ गई है। इसमें पूरा वही दे जो अभी मैंने आपको बता दिया, ये सेम चीज है इसमें पूरे में जो मैंने आपको पहले रिपीट कर दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर, सब में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न। जैसे प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न कैसा होता है, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, डिसगाइज भी होते हैं। सेकेंडरी में दोनों है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। टर्सरी में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर भी, अनऑर्गेनाइज भी है। प्राइमरी भी ऑर्गेनाइज भी, अनऑर्गेनाइज भी है। अनऑर्गेनाइज कौन सा, जैसे फसल हम कर रहे हैं, हमको हार्वेस्टिंग में किसी की जरूरत है, तो हम हार्वेस्टिंग के समय किसी को नौकरी पे लाएंगे, फिर उसको निकाल देंगे, जितने दिन काम करने का उतने दिन उसको पैसा देंगे, ये भी होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो दो तरह के सेक्टर होते हैं, और अब तो एक तरह से तीन तरह के होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि ये पूरा जो गवर्नमेंट होती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंपनी को फैक्ट्री सेटअप से लेके एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखने तक, सब कुछ होल एंड सोल ये टोटली गवर्नमेंट देखती है। एन एग्जांपल्स बता सकते हो, एन एग्जांपल्स आपके माइंड में कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, पता होना चाहिए आपको। यस, लाइक गुड, सेल एक अच्छा एग्जांपल है। बीपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन रेलवे, गुड गुड। तो जितनी भी आप गवर्नमेंट टाइप की कंपनीज देखते हो, ये सब पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जितने भी एसेट्स होते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, ये सब गवर्नमेंट इसका टेक केयर करती है। हाँ यस, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, ये पूरा पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको कौन करती है, द गवर्नमेंट ओन्स ऑल द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। यस। सेकंड सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें ओनरशिप और एसेट्स किसके ऊपर होता है, या तो कंपनी के हाथ में होगा या इंडिविजुअल, जैसे उस कंपनी का एक ही मालिक है तो वो सब कुछ उसके अंडर में होगा। कंपनीज मतलब होता है कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, उसको भी आप कंपनी कह सकते हो। तो ये प्राइवेट, इसमें सब कुछ जो होता है ये किसके अंडर में होता है, आपका प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, इंडिविजुअल के हाथ में होता है, कंपनी के हाथ में। जैसे आपकी ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, है ना, ये सब कंपनी कौन सी है, ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें जो फायदा होगा वो कंपनी का होगा, नुकसान होगा कंपनी का होगा। पब्लिक में, पब्लिक सेक्टर में भी अगर फायदा होगा तो गवर्नमेंट का फायदा होगा, तो नुकसान होगा तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा। ठीक है जी, ओके। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट नीड टू सोसाइटी एज ए होल, बट विच द पब्लिक सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। अभी पब्लिक सेक्टर की नीड क्यों पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर की नीड है क्योंकि हमको अच्छा काम करना है, पब्लिक सेक्टर की नीड है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, डिक्टेटरशिप टाइप के काम करता है। आप काम करोगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे,
है ना, आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छा प्रमोशन देंगे, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं देंगे, आपको निकाल के देंगे। पर गवर्नमेंट कैसा सोचती है, भाई हमको सबके लिए अच्छा फैसिलिटी क्रिएट करना है, सब लोग काम करो, किसी को निकालती भी नहीं है, लोग काम करते भी है नहीं भी करते, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू द टैक्सेस, ठीक है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो भी लोग नौकरी करते हैं, वो जो टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे से और पब्लिक सेक्टर की कंपनी से जो प्रॉफिट होता है उसको कंपनियां चलाती हैं। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को उठा के देख लो, एक इंडियन रेलवे छोड़ दो, मैक्सिमम हर कंपनी आपको घाटे मिलेगी, हर कंपनी घाटे मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको भी इतना ध्यान नहीं देती, पर अभी गवर्नमेंट ध्यान देने लगी। और अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी इसके ऊपर ध्यान दे रही है, याद रखना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़े बड़े काम होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो बड़े काम होते हैं कंस्ट्रक्शन, जो रोड, ब्रिज, रेलवे, पावर्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, इरिगेशन डैम्स, ये गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में रखती है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा भी कोई प्राइवेट कंपनी इसको करनी है, उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसको बड़ा सा लोन उठाना पड़ेगा, उसको मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, कई बार ये प्रोजेक्ट हजारों करोड़ों में होता है, इसलिए हर एक के लिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना ईजी नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट खुद लेती है, भेल हो गया आपका, बीईएल हो गया, ठीक है, ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है, डिफेंस सेक्टर में खासकर, ठीक है। देयर आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। अब गवर्नमेंट को ये सब क्यों करना पड़ता है, कुछ चीजें गवर्नमेंट को खुद करनी, जैसे सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर के में हाथ में आप दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी पुश करना, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत आता है। अब जैसे इंडस्ट्रीज, हम लोग जो रेंट, हम लोग जो जैसे जो शॉप्स होती हैं, आप देखो जो शॉप्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है वो कमर्शियल के रेट से चार्ज करते हैं, ये 10 रुपए से लेकर 15 रुपए 20 रुपए तक होता है पर यूनिट, जबकि घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका रेट कितना है, 2 रुपया 3 रुपया। अगर आप पावर जनरेशन को स्टडी करोगे तब पाओगे पावर जनरेशन का कॉस्ट ही 7 से 10 रुपया के आसपास होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग कौन है, घर वाले, अगर घर वालों को सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वसूली कहां से करेंगे, जो लोग फैक्ट्री जिन्होंने फैक्ट्री सेटअप करके रखी है, तो पैसा वसूली वहां से होती है, ठीक है। ऐसे हाउस टैक्स हो गया, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू हाउस प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा निकालना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट को खुद ये पैसा पूरा करना पड़ेगा। यस, सेम ऐसी हुई है जो भी आजकल चलता है, गवर्नमेंट इंडिया कैन बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम प्राइस, फार्मर से अपन अच्छे प्राइस पे आप सामान परचेज कर सकते हो, उसका गोदाम में कर सकते हो। अभी देखो प्याज का रेट बढ़ा हुआ है, अनियन का आपने देखा रेट बढ़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट को अगर प्याज का रेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब बाहर से इंपोर्ट आएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर गवर्नमेंट ने पहले से स्टोरेज बना रखा होगा तो वहां पर ऑलरेडी प्याज स्टोर होगा, वो उस प्याज को मार्केट में लाएगी, तो मार्केट में लाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, उसका रेट कम हो जाएगा। तो ये सब काम किसके हैं, गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस क्यों कलेक्ट करती है, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है, जैसे एजुकेशन हो गया, अच्छा पानी का फैसिलिटी हो गया, ठीक है, हेल्थ कंडीशंस हो गया है, ये गवर्नमेंट को एक सस्ते में प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, अभी मतलब अभी भी मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली एकदम लेविश स्टाइल में नहीं रह सकती, उसके खर्चे, बेसिक खर्चे भी अलग होते हैं, तो उसके लिए हेल्थ कंडीशन और एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। इसलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सरकारी स्कूल चलाती है, जैसे आप केवीज देखो, केवीज का गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर आपको एजुकेशन मिलता है, पर सस्ते में एजुकेशन मिलता है। आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, प्राइवेट स्कूल का फीस 1 लाख रुपया एक साल का, जबकि आप अपने स्कूल की आप फीस जानते हो कि साल भर की फीस कितनी है। तो प्राइवेट कुबेर फीस कितनी है तुम्हारी, कुबेर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कुबेर ईयरली फीस कितना तुम्हारा, एनी आइडिया, जिस बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। कुबेर नहीं बता रहा, शर्मा रहा हो कुबेर बताने में, चलो मत बताओ कुबेर जी। तो गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे काम करती है। सर स्कूल का नाम क्या है, वो तो कुबेर को पता ना, कुबेर का शायद सिटी इंटरनेशनल है या पोदार इंटरनेशनल है, जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटी, गरीब लोगों के लिए घर, है ना, इसलिए।
चलो जी, इस चैप्टर में समिंग अप क्या क्या है। इन दिस चैप्टर वी लुक एट वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इनटू मीनिंगफुल ग्रुप ऑन वे ऑफ डूइंग। ओके, हाँ, तुम्हारा फीस कितना है कुबेर ईयरली, अगर तुम बताना चाहो तो। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना, ये सब अभी हमने पढ़ा, वो सब बताएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब कैटेगरी। कई बार आपको इसके बेस पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए। यस, 70 to 80,000 मिला के सर। जबकि आप आर्मी स्कूल और केवीज का देखो, केवीज का हार्डली मेरे को लगता है 10,000 पर ईयर, मैं खासकर अगर, और आपके एपीएस का 25 से 30,000 पर ईयर, आई थिंक, राइट है तो रुद्राक्ष कितना आपका? यस, 25 to 30 ना। तो देखो कितना डिफरेंस है, दुगने से तिगना। किसी किसी में तो 1 लाख तक भी जाता पर ईयर का, 10th क्लास की फीस। इसलिए गवर्नमेंट को कई सारी ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, इवन वीकर सेक्शन। हाँ, सेम टू आवर स्कूल। यस, सिद्धार्थ का भी सेम टू सिद्धार्थ का भी, सिद्धार्थ भी प्राइवेट सेक्टर में। तो देखो, इसके गवर्नमेंट ये एजुकेशन तो प्रोवाइड करना ही करना है, पर उसको सस्ते में कैसे प्रोवाइड कर सकती है, जब उसको पैसा आएगा। इसलिए उसको कई सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। एनी डाउट टिल हियर? फिर आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाते हैं। सर, कैन गवर्नमेंट ओन्स एनी प्राइवेट सेक्टर? यस सर, आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे आपको मैंने कहा था, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। अब इसके अलावा एक थर्ड सेक्टर भी आ गया, जिसको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों कहा जाता है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने, जैसे अगर कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है। जैसे किसी भी कंपनी का मालिक बनने के लिए आपके पास 51% की भागीदारी होनी चाहिए। अब जितनी पब्लिक सेक्टर सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का 100% भागीदारी है, 100% रोल रहता है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, इसको बोलते हैं। भाई आपको बता रहा हूँ, अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टॉक स्टैक्स बेचती है। ठीक है, अपना हिस्सेदारी बेचती है, किसको? ओपन बिड करती है। अगर भाई कोई प्राइवेट कंपनी आके हमारे साथ काम करना चाहे तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास 51% रखती है, बाकी 49 को बेचती है। तो जो भी कंपनी इस फील्ड में काम करती होंगी, वो पैसा गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करेगी और साथ में एक साथ मिलकर काम करती है। उसमें क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है दोनों के बीच में। अभी देखो, जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट खुद तो काम करती है, पर एक कंपनी है आईआरसीटीसी, ये प्राइवेट कंपनी, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। तो गवर्नमेंट, ये प्राइवेट कंपनी का इसमें स्टेक है। अभी गवर्नमेंट बीपीसीएल को बेचने की बात कर रही है, मोस्टली अगले साल उसको बेचेगी। उसमें मैक्सिमम पोर्शन खुद रखेगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर को देगी। इससे क्या होता है, इससे काफी सारा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। अभी तक पूरा प्रॉफिट कौन उठा रही है? गवर्नमेंट उठा रही है। पर अभी देश को इकोनॉमी में, इकोनॉमिकल कंडीशन बूस्टअप करने के लिए देश देश को ज्यादा पैसा चाहिए। पैसा कहाँ पर है? प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है। नॉट ओनली बीपीसीएल, आपका एमटीएनएल, बीएसएनएल, ऐसी कई सारी लिस्ट है। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी गवर्नमेंट, जो प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मोदी गवर्नमेंट को चीज पता है, जब तक ये चीजें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहेंगे, ग्रो नहीं कर सकती। आप देखो प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो क्यों करता है, क्योंकि वो बहुत नियमों का अच्छी तरह पालन करता है। वो किसी को परफॉर्मेंस देख के प्रमोशन देता है, वो नंबर ऑफ ईयर सर्विस देख के प्रमोशन नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो गया, आप लोग निकाल नहीं सकता है, वो काम होता नहीं होता वाली बात चलती है। जैसे देखो आईआरसीटीसी, अभी अभी पिछले 2-3 साल में आईआरसीटीसी, जो इंडियन रेल का जो दूसरा पार्ट है, इसको आईआरसीटीसी बोलते हैं, इसने बहुत ज्यादा चेंजेस लाए। अभी एक ऐसा बात चल रहा है, जो लंबी दूरी की ट्रेन है, 2000 किलोमीटर तक की ट्रेन या 1500 किलोमीटर की ट्रेन, उस पर स्लीपर डब्बा और जनरल डब्बा ही खत्म कर, वो सिर्फ एसी रहेगा। तो उससे जब नंबर ऑफ डब्बे एसी के ज्यादा होंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो 500-600 रुपए में स्लीपर में सफर करता था, अब 900 रुपए में एसी में सफर करेगा। पहले एसी का चार्ज होता था 1500-1800। अब गवर्नमेंट कोशिश क्या करी कि डब्बे ज्यादा बढ़ा दे, स्लीपर, मतलब इससे स्लीपर को एसी में शिफ्ट कर दे। जैसे आप देखो, एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है गरीब रथ। ठीक है, वो बॉम्बे से चलती है गुड़गांव, दिल्ली की तरफ। वो भी 24 घंटे लेती है चलने में, फुल एसी है। ये लालू जी ने स्टार्ट की। अब बॉम्बे से राजधानी भी निकलती है, ठीक है, दुरंतो भी निकलती है।
अब दुरंतो और राजधानी का प्राइस 2000 से कम नहीं होता। थर्ड एसी की बात कर रहा हूँ, सेकंड एसी फर्स्ट एसी की बात नहीं करता। वहां पर उसका किराया नॉर्मली 2000 से ऊपर होता है, पर गरीब रथ का फेयर कितना है, 900 रुपया। तो इसमें मतलब क्या है कि एक गरीब व्यक्ति, मतलब गरीब के मिडिल क्लास व्यक्ति भी एसी में जाने का सपना देख सकता है, एसी में सफर कर सकता है। आप लोगों ने स्लीपर में कभी अगर सफर किया हो तो आपको पता हो कि स्लीपर में सफर करना कैसा होता है, और कई बार जनरल डब्बे में सफर करके देखो, वहां का तो सफर मीन्स अंग्रेजी वाला सफर, नॉट हिंदी वाला सफर। मैंने मैंने बहुत सफर किया उसमें, मतलब मैंने उसमें बहुत ट्रेवल किया है, बहुत मजा आता है उसमें ट्रेवल करने। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो छोट, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी ट्रेनें होती है उसमें क्या कहते हैं, वो छोटे डिस्टेंस के, मतलब छोटा जिसका डिस्टेंस होता है लोग उसमें वो लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं। लंबी डिस्टेंस के लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, वो लोगों के लिए अच्छा। अभी देखो सफाई वगैरह स्टेशन में बहुत बढ़ गई, गवर्नमेंट ने हर स्टेशन में देखो फ्री वाईफाई की फैसिलिटी दी आधे घंटे का। इवन आप अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जाओगे तो आपको आधे घंटे में फ्री में आपको नेट मिलता है। हाँ शिवाली, ये ट्रू है। देखो अभी हम फैसिलिटीज की बात कर, बट हम एक सिर्फ एसी डब्बे की बात कर रहे हैं। एक स्लीपर डब्बे में सफर करना और एक एसी डब्बे में सफर करने में फर्क होता है। आप कभी गर्मी के मौसम में, जैसे मैंने ट्रेवल किया है, गर्मी के मौसम में पुणे से दिल्ली जाओ और स्लीपर में जाओ, ओहो क्या हालत खराब होती है। हमको खिड़की पे गीला टॉवल रखना पड़ता है। और ये तो हम इस रूट से आते हैं, कौन से, भोपाल रूट से। अगर गाड़ी कोटा रूट से होके जाए, जो वो गुजरात और राजस्थान के इलाके से निकलती है, और समझो अगर दिन का सफर हो, तो लोग क्या करते हैं, खिड़कियों पे गीले टॉवल बांध के रखते हैं, क्योंकि जो बाहर से हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, अंदर उससे आएगी, टकराएगी, तो अंदर थोड़ा कूलनेस फील होगी। अदरवाइज तपती है, स्लीपर पूरा तपता है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर, हाँ ये मानते हैं फैसिलिटीज अच्छी है उसमें, मतलब क्या है, आपको एसेसरीज मिलते हैं। आप देखो ये है कि उनमें एसी डब्बे दोनों बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको वहां पर पेपर मिलेगा, आपको पीने का पानी मिलेगा, उसका आपको खाने पीना भी कुछ फ्री मिले, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपसे चार्ज करती है। पर एक नॉर्मल आदमी जो स्लीपर में सफर करता था, अगर उसको एसी में सफर करने का मौका मिले तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। सर बाहर वातावरण बिगड़ गया है, हाँ बाहर एकदम अच्छी बारिश होने की संभावना है। यस, मेरे को बाहर से बिजलियां गड़गड़ा रही है। यस, तो आपका चैप्टर लगभग हो चुका है, किसी को डाउट हो किसी भी टॉपिक में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज आपका इकोनॉमिक के 2 चैप्टर हो गए सर। क्या सर, ये क्या साइंस है सर, ऐसा होता है क्या ठंडा कपड़े? अरे हाँ बाबा, कूलर कैसे काम करता है? कूलर देखा कभी? बाहर जो खिड़की के बाहर जो लोहे वाला कूलर लगता है, उसमें एक वो घास लगी होती है, और पानी जब गिरता है तो घास के ऊपर गिरता है, तो बाहर से जो गर्म हवा आती है, वो जब ठंडे पानी से टकराता है तो कूलिंग इफेक्ट होकर अंदर गहरा ठंडी हवा फेंकता है। सर अब प्राइवेटाइजेशन से अब महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, महंगाई बढ़ेगी, बट आपको फैसिलिटीज भी अच्छा मिलेंगी। देखो या तो हम लोअर फैसिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज करना सीख लें। एक तो वही तरीका होता है कि हम, हमें यार चलता है, मुझे गर्मी में चलेगा, मैं स्लीपर में सफर कर लूं। अगर आपको फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, यू नीड टू पे मोर। ये तो बात है। अभी धीरे धीरे आप देखो कि 70 साल पहले और अब में स्टेटस में थोड़ा फर्क आया है। अब पहले लोअर क्लास पीपल ज्यादा होते थे या गरीब पब्लिक ज्यादा होती थी। अब क्या है कि लोगों की अर्निंग बढ़ी है समय के साथ, तो लोग खर्चा कर सकते हैं। जब मैं अपने स्कूल, मैं अपने जब मैंने कॉलेज में इंजीनियरिंग की थी, तब मेरे जब कॉलेज की फीस थी 30,000 पर ईयर। एआईटी से जब मैंने किया था, 2001 की बात कर रहा हूँ, आज से 19-20 साल पहले। अभी एआईटी की फीस 1.55 लाख पर ईयर है। कितनी गुना बढ़ गई? 5 गुना बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने एडमिशन लेना छोड़ दिया, लोग अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि लोगों की सैलरी समय के साथ बढ़ी है। तो लोग जो फैसिलिटी चाहते हैं, हमारे टाइम में जो कॉलेज का स्ट्रक्चर था, में बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो यू नीड फैसिलिटीज, तो आपको यू नीड टू पे समथिंग मोर। पर उससे क्या है कि फैसिलिटीज अच्छा क्रिएट आप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना, महंगाई कम। इन्फ्लेशन तो वो तो आग लगना, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन, INFLATION। यस, और किसी का अभी है अपने पास 10 मिनट, तो आप लोग बता सकते हो आराम से। अभी देखो एग्जाम्स के लिए, अभी देखो अभी ने इस महीने कोई भी एग्जाम नहीं लिया है। हम चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम्स की तैयारी हो। आपके हर चैप्टर, अभी शायद रिवीजन आपकी अच्छी चल रही होगी जहां तक मेरे को लगता है, कि सुदीप्तो सर भी आपके अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन ले रहे हैं साइंस में, और वनीश सर आपको मैथ्स पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और आपका एसएसटी भी साथ साथ में देखो अच्छा चल रहा है। हमने कहा था ना आपका, अभी आपके देखो सिविक्स के आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के आपके 2 चैप्टर हो गए, आपके इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर बचे और सिविक्स में भी आपको 2 चैप्टर बचे।
सर इफ यू आर फ्री वी कैन डिस्कस अबाउट शेयर मार्केट। यस, आप मेरी एक्चुअली इसके बाद क्लास है, 9th क्लास का मेरा क्लास है 5 से 6, तो हम फिर कभी जिस दिन मेरा मोस्टली कल हम जब मैथ की क्लास लेंगे ना, तब अपन कल अपन कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एपीएस खड़की में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ गया। अच्छा पहले बताओ, ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो गया सबका? अचीवर्स का क्योंकि स्ट्राइकर का ट्रायंगल्स हो गया था, ट्रायंगल सर ने पढ़ा दिया पूरा। मैथ्स में भी सर क्या पढ़ा रहे हैं?